हम पढ़ रहे हैं इकाई संख्या 10 क्षमा कीजिएगा स्पेक्ट्रम में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 35 और भारतीय संविधान का निर्माण अब हम समझेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ हम समझना चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माण देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के तुरंत बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र बहुवर्गीय था। आंदोलन के नेताओं ने आमतौर पर प्रतिनिधि मूलक सरकार के उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों, वयस्क मताधिकार, निर्वाचित संस्थाओं, कानून के शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तियों के समूह के लिए अधिकारों की वकालत की थी। इसके साथ साथ विशेषतः 1930 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने स्वतंत्रता के सामाजिक पक्ष पर भी विचार करना आरंभ कर दिया था। इसके अंतर्गत निर्धनता उन्मूलन, अशिक्षा व रोगों को दूर करने, अमीर व गरीब के बीच की खाई को पाटने, शहरों एवं गांवों के मध्य दूरी समाप्त करने और समतामूलक कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण पर जोर दिया गया। परंपरागत रूप से संविधानवाद की अवधारणा को सीमित सरकार और कार्यात्मक राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, परंतु जब तीसरी दुनिया के देशों की स्वतंत्रता मिली जब तीसरी दुनिया के देशों को स्वतंत्रता मिली, तब तक संविधानवाद की अवधारणा सरकार व नागरिकों और सरकारों के विभिन्न अंगों में परस्पर संबंधों की व्याख्या विकसित होकर राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की व्याख्या के रूप में बदल गई। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इत्यादि ये समझते हुए कि राजनीतिक स्वतंत्रता भारत के लिए, नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पुनरुद्धार का माध्यम है, राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में परिवर्तन लाने की कोशिश करने लगे। ठीक है। इसके साथ ही अमेरिका व पश्चिम यूरोप के देशों ने लोकतंत्र और समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता ने भी भारतीय नेताओं को आकृष्ट किया। इसी संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन के लक्ष्यों व आदर्शों में जनता की आकांक्षाओं को समाहित करते हुए संविधान निर्माण हेतु संवैधानिक सभा का गठन हुआ। ठीक है। भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, देश के आकार एवं विविधता को देखते हुए विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। देश के आकार और विविधता को देखते हुए संविधान निर्माण के समय भारत न केवल बड़ा एवं विविध था, अपितु अत्यंत विभाजित था। इसलिए इसे इस प्रकार तैयार किया गया जिससे देश एकजुट रह सके। अब हम समझेंगे संविधान सभा की पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान सभा की पृष्ठभूमि। जब किसी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा संविधान की रचना का कार्य उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है, तो संविधान पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार के निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। जब किसी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा संविधान की रचना का कार्य उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। संविधान की रचना का कार्य जो होता है वो प्रतिनिधि निकाय जो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है। तो संविधान पर विचार करने, उसे स्वीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों में जहाँ कहीं भी लिखित संविधान है, उसका निर्माण जनता ने प्रायः संविधान सभाओं के माध्यम से ही किया है। संविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियां हैं। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में संविधान सभा की परिकल्पना सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जुड़ी रही। भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही इन शब्दों में न किया गया हो, किंतु भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के पश्चात 1922 में महात्मा गांधी ने इस तथ्य का उल्लेख किया था। 1919 के लागू होने के पश्चात 1922 में महात्मा गांधी ने इस तथ्य का उल्लेख किया था संविधान सभा की। ठीक है। मतलब ये है कि भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख जो है, संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही शब्दों में न किया गया हो, किंतु संविधान भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के पश्चात संविधान सभा के बारे में कहा था। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया 1925 में दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत करते समय। ठीक है। इस सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष जो है ऐसा जनवरी 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का यह प्रथम प्रमुख प्रयास था। 1925 जनवरी 1925 की बात है, दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, और ये प्रथम प्रमुख प्रयास कह सकते हैं संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का। 19 मई 1928
1925 के 3 साल बाद, 1925 के 3 साल बाद 1928 की बात हो रही है। 19 मई 1928 के बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने सभापतित्व के एक समिति गठित की गई। मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक समिति गठित की गई 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में, ठीक है। और भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में यह समिति गठित की गई, ठीक है, संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए। 10 अगस्त 1928 को, अब देखिए 19 मई को ये सम्मेलन की समिति गठित हुई और 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को, इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की इस समिति ने। नेहरू रिपोर्ट जो चूँकि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा था, ये समिति गठित हुई थी, इसलिए इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार सहित मोटे तौर पर जिस संसदीय व्यवस्था की संकल्पना 1928 की नेहरू रिपोर्ट में व्यक्त की गई थी, इसे लगभग यों का त्यों 21 वर्ष बाद 20 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संविधान सभा के संविधान में समाविष्ट कर लिया गया। जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की कि श्वेत पत्र का एकमात्र विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए। 1934 में बात ये उठी, कांग्रेस कार्यकारिणी में घोषणा की गई, ठीक। यह पहला अवसर था कि जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग प्रस्तुत की गई जून 1934 में। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, भले ही स्वीकृति अप्रत्यक्ष अथवा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ थी, लेकिन अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया, भले शर्तें थी। यद्यपि 1942 का क्रिप्स मिशन पूर्णतः असफल सिद्ध हुआ, फिर भी उसमें संविधान सभा बनाने की बात को स्पष्ट कर लिया गया था। अंततः कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा संविधान निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण निकाय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कुछ विस्तार पूर्वक निर्धारित किया, जो इस प्रकार हैं। क्या है? कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण निकाय द्वारा, संविधान निर्माण निकाय का मतलब संविधान सभा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कुछ विस्तार पूर्वक निर्धारित किया है। कैबिनेट मिशन ने क्या क्या किए, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहली, कैबिनेट मिशन में ये हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन की बात हो रही है। प्रत्येक प्रांत को और सिर्फ देशी रियासत या रियासतों के समूह को अपनी जनसंख्या के अनुपात में कुल सीटें आवंटित किए गए हैं, प्रत्येक प्रांत को और प्रत्येक देशी रियासत को, ठीक है, या रियासतों के समूह को। बात यह है कि स्थूल रूप से 10 लाख लोगों के लिए एक सदस्य निर्वाचित करने की बात यहाँ पर आई। देशी रियासतों को कम से कम 93 स्थान प्रदान किए गए, 93 स्थान दिए गए। दूसरा, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समूहों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और साधारण, ठीक। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनने की बात यहाँ पर उठी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। जून 1947 की योजना के अंतर्गत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा गठित की गई। बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे, के प्रतिनिधि भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नए निर्वाचन किए गए। परिणाम स्वरूप अब जब संविधान सभा 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा को पुनः समवेत किया गया। पुनः समवेत जब हुई संविधान सभा, तो सदन की सदस्यता घट करके जो है 299 रह गई, ठीक। इसमें से 284 सदस्य जो हैं 26 नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 के दिन 284 से 299 में से, और अंतिम रूप से पारित संविधान पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए 284 सदस्यों ने, ठीक है। और हस्ताक्षर कब किए थे? 26 नवंबर 1949 के दिन। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की रचना एवं प्रकृति की। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्य प्रारंभ कर दिया।
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का निर्माण देश की जनता की आशाओं और राष्ट्रीय आंदोलन की मांग की भारतीय संविधान, मतलब संविधान सभा का निर्माण देश की जनता की आशाओं और राष्ट्रीय आंदोलन की मांग की भारतीय मांग थी कि भारतीय संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद नहीं बल्कि भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करेंगे की पराकाष्ठा थी। संविधान सभा सदस्य संख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ी सभा थी। कैबिनेट मिशन ने उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था कि हर 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि होना चाहिए। चुनावों के पश्चात अपनी निर्बल स्थिति देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया तथा 9 दिसंबर 1946 को आहूत संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इस पृथक संविधान सभा की मांग आरंभ कर दी। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार द्वारा लीग को हठधर्मिता त्यागने हेतु किए गए सभी निरर्थक प्रयास किए और प्रयास जो है निरर्थक सिद्ध हुए। पाकिस्तान के निर्माण और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार के कारण सदस्य संख्या गिर करके और कम हो गई। उसमें प्रांतों के केवल 235 और देशी रियासतों के 73 सदस्य रह गए। संविधान के अंतिम मूल मसौदे पर इन्हीं 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। जहां तक प्रांतों का प्रश्न है, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा हुआ। देशी राज्यों के आधे प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए और आधे जनता द्वारा चुने गए। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के वयस्क स्त्री पुरुषों ने प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को नहीं चुना। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। अल्पसंख्यक वर्गों को क्या नहीं था? पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। ठीक, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। इस प्रकार विभाजन के बाद जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधि के अतिरिक्त संविधान सभा का गठन हो चुका था, अल्पसंख्यकों को 235 में से 88 अल्पसंख्यकों को 235 में से 88 और 36% प्राप्त हुआ। यहाँ पर 235 में से 88 की बात करें तो अनुसूचित जातियों के सदस्य 33 थे। अल्पसंख्यकों को 88 और अनुसूचित जातियों के सदस्य 33 थे। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अम्बेडकर, गोविंद वल्लभ भाई पंत, NG आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, आचार्य कृपलानी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा के गठन और उसके द्वारा अपने कार्य प्रारंभ किए जाने के तुरंत बाद संविधान सभा की स्थिति के संबंध में एक विवाद प्रारंभ हो गया। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे दी। संविधान सभा के ही एक सदस्य MR जयकर ने विचार प्रस्तुत किया कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है, उसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं दोनों ही दृष्टियों से मर्यादित हैं। उनके विचार का आधार ये था कि संविधान सभा कैबिनेट योजना के अधीन अस्तित्व में आई और ब्रिटिश संसद की सत्ता के ही अधीन है। यह कैबिनेट मिशन योजना में वर्णित संविधान के मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। सभा का आह्वान ब्रिटिश सम्राट के अधिकार पर गवर्नर जनरल द्वारा किया गया और यह अपेक्षित था कि संविधान सभा में जो संविधान बनाएगी उसी ब्रिटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने इस प्रतिबंधों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा की संप्रभुता पर बल दिया। इस अवसर पर बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आज़ादी और ताकत के मिलते ही हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। संविधान सभा इन जिम्मेदारियों को निभाएगी। संविधान सभा एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था है। वह देश के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जवाहरलाल नेहरू। इस विचार के अनुसार ही संविधान सभा ने पूर्ण प्रभुता को प्रदर्शित किया। पहला तो इन्होंने ये किया कि ये प्रस्ताव पारित किया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य किसी भी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा। संविधान सभा को उसी समय भंग किया जाएगा जब सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरा, संविधान सभा ने सभा के संचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी। ठीक है, संविधान सभा का प्रातिनिधिक स्वरूप, अब हम समझते हैं इसका प्रातिनिधिक स्वरूप। आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा में जनसाधारण के प्रतिनिधि नहीं थे, यानी उनके सदस्यों का चुनाव जो है देश के सभी वयस्क नागरिकों ने नहीं किया था। ठीक है, यह सत्य है कि संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रातिनिधिक संस्था न माना जाए। संविधान सभा में लगभग सभी संप्रदायों के व्यक्ति थे।
बात करते हैं संविधान के निर्माण का मूल्यांकन। हालांकि यह सत्य है कि कांग्रेस पार्टी का संविधान सभा में 2/3 बहुमत था और कांग्रेस पार्टी में निर्णय का अधिकार पार्टी हाईकमान को था, जिस पर नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद का नियंत्रण था। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि संविधान सभा देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं से परिचित नहीं थी। संविधान सभा के कई सदस्यों ने समाजवाद की अवधारणा को अपनाने पर बल दिया। संविधान सभा में शामिल मार्क्सवादियों, गांधीवादियों, समाजवादियों, परंपरागत पूंजीवादियों ने अपनी अपनी जगह से समाजवाद को परिभाषित किया, लेकिन ये सभी एक बात पर सहमत थे कि देश के सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है। संविधान सभा की कार्यवाहियों एवं दस्तावेजों में इस सामाजिक क्रांति के प्रति आग्रह की झलक देखी जा सकती है। सामाजिक क्रांति की इस अवधारणा के आधार पर ही संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों, कार्यकारिणी, इसके अलावा विधायिका एवं न्यायपालिका के अधिकारों का निर्धारण हुआ। ठीक है, सभी इस बात पर सहमत है कि सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है। संविधान सभा की कार्यवाहियों दस्तावेजों में इन सभी सामाजिक क्रांति के प्रति आग्रह की झलक देखी जा सकती है। सामाजिक क्रांति के प्रति, सामाजिक क्रांति की इस अवधारणा के आधार पर ही भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, कार्यकारिणी यानी कि मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं आप, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का निर्धारण हुआ। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में समाजवादी समाज के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहता है? संविधान सभा डबल इनवर्टेड कॉमा शुरू करता हूँ। संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों के लिए संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ना उतना ही महत्वपूर्ण नहीं था। ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना है, ग्रैनविल ऑस्टिन, संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों के लिए संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। संविधान सभा के सदस्य देश के लिए लोकतांत्रिक संविधान बनाना चाहते थे जिसमें समाजवाद की पक्षधरता हो, ताकि आने वाले समय में जैसा देश के नागरिक चाहें या जैसी जरूरत पड़े देश को समाजवाद के रास्ते पर चल सकें, मतलब देश समाजवाद के रास्ते पर चल सकें, ऐसा ग्रैनविल ऑस्टिन कहता है। संविधान सभा को विश्वास था कि आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्रीकृत सरकार की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संविधान में विधायी प्रावधानों का प्रारूप तैयार करते समय संविधान के सदस्यों ने राष्ट्रीय एकता पर सर्वाधिक बल दिया। आंतरिक स्थिरता की चिंताओं ने संघीय ढांचे को प्रभावित किया, खासकर आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान इसी चिंता के परिणाम थे। संविधान निर्माण में अन्य लक्ष्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, सक्षम सरकार व प्रशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों ने भी संविधान निर्माण को प्रभावित किया। संविधान निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सामने आती है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, इसके अलावा सक्षम सरकार, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, ये सब भी संविधान निर्माण को प्रभावित करती रही, बराबर प्रभावित करती रही। संविधान सभा में इस बात पर संदेह किया गया कि क्या भारत में संसदीय लोकतंत्र चल सकेगा? क्या शिक्षा के अभाव, अभिजात्य वर्ग, आम जनता के बीच कोई खाई और धार्मिक, सांप्रदायिक, भाषाई आधार पर विभाजित देश में ये व्यवस्था चलेगी? ये सभी सवाल आए। संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी उनके सामने ये सब सवाल आए। क्या एक तो लोकतंत्र चल सकेगा, नहीं चलेगा, संसदीय लोकतंत्र, इसके अलावा क्या अभिजात्य वर्ग या आम जनता के बीच खाई जो है, धार्मिक हैं, सांप्रदायिक हैं, भाषाई आधार पर जो विभाजित हो रखा है देश, वो ये व्यवस्था चलेगी? इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि शिक्षा के अभाव में ये सब चल सकेगा? ठीक है। गांधीवादियों ने देश परंपराओं पर आधारित व्यवस्था का समर्थन किया। गांधीवादियों ने देश परंपराओं आधारित राज व्यवस्था का समर्थन किया। कुछ अन्य सदस्यों का मानना था कि स्थायित्व हासिल करने, विकास को बढ़ावा देने के लिए विधायिका से स्वतंत्र एक मजबूत केंद्र सरकार आवश्यक है, विधायिका से स्वतंत्र। जबकि कुछ सदस्यों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी विरोध किया। इनका मानना था कि वयस्क मताधिकार पर पंचायतों में केंद्रीकृत शासन अवधारणा राजनीतिक रूप से खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। आखिरकार प्रयत्न चुनाव को ही सामाजिक क्रांति का आधार बनाया गया। प्रत्यक्ष चुनाव को ही सामाजिक क्रांति का आधार बनाया गया। इस संबंध में नेहरू जी का मानना था कि प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर गठित विधायिका देश की जनता का प्रतिनिधित्व करेगी और सांप्रदायिकता के क्षुद्र मुद्दों की बजाय ये विधायिका जनता के सामाजिक हितों में बढ़ावा देगी। संविधान सभा में यह भी कहा गया कि प्रत्यक्ष चुनाव से ग्रामीण समाज की रक्षा करनी संभव होगी। अंततः कहा जा सकता है कि देश के वातावरण, जनता की आकांक्षाओं, राजनीतिज्ञों की सामाजिक पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित विचारों के आधार पर संविधान सभा बहुवैचारिक ढांचे के अंतर्गत काम कर रही थी। इसके साथ साथ प्रबल नेतृत्व के प्रभाव और सत्ता हस्तांतरण व विभाजन के बाद, प्रबल नेतृत्व के प्रभाव में सत्ता हस्तांतरण और विभाजन के बाद
जो प्रशासनिक समस्याएं उपजी हुई प्रशासनिक समस्याओं के कारण देश का नेतृत्व संविधान सभा में आम राय कायम करने के प्रति सचेत था। तो देश का नेतृत्व जो है संविधान सभा में आम राय कायम करने के प्रति सचेत था, इसलिए भारत की भावी व्यवस्था के बारे में संविधान सभा कई उद्देश्यों को सामने रखकर चली थी। इसके पश्चात हम समझेंगे राष्ट्रवादी विदेश की नीति का विकास।